यूआई एंड यूएक्स वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। यूआई यूज़र इंटरफेस एंड यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस। गूगल इस बात को मेक श्योर करता है कि उस वेबसाइट को रैंक करे जो विजुअली भी उतनी ही एंगेजिंग हो जितनी कि कंटेंट के लिहाज से। सो अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट एक गिबरिश वे में पोस्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट उतना बेहतर परफॉर्म ना करे सर्च इंजन में जितना उसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। सो कंटेंट के साथ साथ आपने वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, जो लुक एंड फील है, उस पर भी पूरा फोकस करना है। सो हमारी जो वेबसाइट की फ़ील है वो क्या चीज़ बनाती है? सो मेन उसमें जो रोल होता है वो होता है हमारे थीम का, वर्डप्रेस थीम का। उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है क्योंकि वो वेबसाइट की ओवरऑल जो यूज़र इंटरफ़ेस है उसको अपीयरेंस को जो लोगों के सामने चीज़ दिखेगी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमने थीम ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि लाइट वेट हो। लाइट वेट से क्या मुराद है कि फास्ट हो, जल्दी लोड हो। अगर इमेजेस भी डालें तो वो ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ करना आसान हो। नॉर्मली जो थीम्स लूज़ली कोडेड होते हैं, मतलब वो किसी ऐसे डेवलपर ने बनाए जो एक्सपर्ट नहीं था, जो अपने काम में महारत नहीं रखता था, तो उसके अंदर काफ़ी लूप होल्स छोड़ देगा। वो समझ लें कि एक लाइन का बुरा लिखा गया कोड आपकी वेबसाइट को तहस-नहस करने के लिए काफ़ी होता है। सो हमेशा ऐसा थीम यूज़ करें जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हों और जो रूल ऑफ स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करता हो, लाइट वेट हो, फास्ट हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो और स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड हो। स्कीमा क्या होता है इसको हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड थीम होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि स्कीमा अगर आपकी थीम के अंदर इंटीग्रेटेड है या आप इंटीग्रेट करना आसान है, तो उससे अल्टीमेटली जो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस है इन सर्च रिजल्ट्स वो इम्प्रूव होगी। सो जब सर्च रिजल्ट्स में अपीयरेंस उसकी इम्प्रूव होगी, तो लोग बाकी 9 रिजल्ट्स में से आपकी वेबसाइट को ज़्यादा फ़ोकस देंगे क्योंकि नॉर्मली वो ज़्यादा जगह भी ले रही होती है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता जाऊँ साथ ही, इवेंट का अगर आप स्कीमा यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मली बाकी रिजल्ट्स की निस्बत वो 3 या 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। सो अब खुद बताएँ कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका सिर्फ़ टाइटल है और नीचे 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, उस पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, या एक ऐसी वेबसाइट जिसका टाइटल भी बड़ा एंगेजिंग है, 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन भी है और नीचे 3 लाइन्स फर्दर उसकी दी हुई है, तो अल्टीमेटली उसका सीटीआर है वो ज़्यादा होता है। तो सीटीआर को मैंने बताया था आपको कि वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो अल्टीमेटली जो स्कीमा है वो आपके लिए रैंकिंग फैक्टर बन जाएगा इनडायरेक्टली, नॉट इफ नॉट डायरेक्टली। सो आपने उस पे पूरा ध्यान देना है और क्लीन और ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो, मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगे, कलर कलर स्कीम उसकी बड़ी ज़बरदस्त हो, उसका लेआउट लेआउट क्या होता है कि कौन सा बटन कहाँ पे है, अगर जब हम हॉवर करते हैं माउस लेके जाते हैं तो उसकी फील कैसी हो जाती है, इन सब चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसके साथ-साथ आपका जो थीम है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब जिस भी आप डिवाइस पर उस वेबसाइट को ओपन करें, हर वेबसाइट के लिहाज से वो खुद को एडजस्ट कर ले। मतलब अगर आप मोबाइल पे ओपन करते हैं, आईफ़ोन पे ओपन करते हैं, सैमसंग S21 पे लेट्स सपोज़ ओपन करते हैं, तो वो इक्वली खुद को एडजस्ट करे और यूज़र एक्सपीरियंस उससे कंप्रोमाइज़ ना हो। इस बात का आपने ख़्याल रखना है। इसके साथ-साथ ये देखें कि वो क्या थीम अपडेट भी होता रहता है? क्या उसका जो ऑथर है या उसको जो बनाने वाला डेवलपर है, क्या उसको मेंटेन कर रहा है? क्या वो मेक श्योर करता है कि जो ही वर्डप्रेस का नया वर्ज़न लॉन्च हुआ, तो उसने भी अपने थीम को उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए नया वर्ज़न मार्केट में लॉन्च किया या नहीं किया? सो अगर कोई ऐसा थीम है जो एक दफ़ा बना गया और फिर भुला दिया गया, तो आपने उसको यूज़ नहीं करना क्योंकि वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपका जो थीम है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड हो। अब एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन आपको ग्रेजुअली आप पढ़ रहे हैं, आप जिन-जिन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, हर उस फैक्टर का ख़्याल किया गया हो आपके थीम के अंदर। सो ओवरऑल एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड थीम लाइट वेट हो, रिस्पॉन्सिव हो, फ़ास्ट हो, स्कीम ऑप्टिमाइज़्ड हो। सो ये बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं और आपको कोई भी ऐसा थीम मिलता है जो इन क्राइटेरियाज़ को मीट करता है, आप हर वो थीम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो या पेड हो।
लेआउट का मैं एक दफ़ा फिर जिक्र कर दूं, लेआउट स्पेशली एफिलिएट के ब्लॉग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट वाले मामले में लोगों ने आके आपकी वेबसाइट पर बैठकर चीज़ को पढ़ना होता है, सो टाइम स्पेंड करना होता है। तो बंदा टाइम स्पेंड ऐसी जगह पे करेगा जहाँ पे उसकी विजुअली उसको चीज़ सही लगेगी, मतलब फ़ॉन्ट ऐसा होगा कि उसको तंग नहीं करेगा, उस पे जो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है वो इतना बुरा नहीं होगा कि बस उसकी आंखों में दर्द होने लग जाए। तो आपने इन सब चीज़ों का टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स, हर चीज़ का ख़्याल रखना है। सो ये एक ऐसी थीम की खसूसियात हैं जो कि हर उस थीम में होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करने का सोच रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने क्वालिटीज़ तो बता दी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि थीम होना कौन-सा चाहिए? कोई नाम बता दें या कोई रिकमेंडेशंस दे दें। देखिए, अगेन जिन क्राइटेरियाज़ को मैंने डिस्कस किया, अगर आपका थीम उन क्राइटेरियाज़ को मीट करता है, तो आप वो थीम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। इसके साथ-साथ मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेशंस नहीं बल्कि सजेशंस आप कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एस्ट्रा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। एस्ट्रा थीम आप यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्री वर्ज़न आप यूज़ करेंगे, थोड़ी-सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन काम हो जाएगा आपका। पेड वर्ज़न आप खरीद सकें तो वेल एंड गुड है। इसके साथ-साथ जेनेसिस, जेनेसिस एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, थीम से बढ़ के एक फ्रेमवर्क है और उसके फर्दर चाइल्ड थीम्स होते हैं। सो जेनेसिस फ्रेमवर्क मेरा पर्सनल एक आइडियल थीम है, जिसके मोस्टली जो चाइल्ड थीम्स हैं वो अप टू मार्क हैं, फास्ट लोडिंग है और स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब आपको यूज़ करने में मज़ा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर वो उसकी जो कोडिंग है वो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में हुई हुई है। कोई भी चीज़ उस पे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती, वो स्लो नहीं होता, उसकी क्यूरी कहीं मतलब स्टक नहीं हो जाती, तो वो बड़ा ज़बरदस्त थीम है। इसके साथ-साथ जनरेट प्रेस, मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों का, दुनिया में बहुत सारे एफ़िलिएट मार्केटर का एक और फ़ेवरेट थीम जनरेट प्रेस। उसका भी फ्री वर्ज़न मौजूद है, आपका फ्री वर्ज़न से भी काम चल सकता है, लेकिन डेफ़िनेटली पेड वर्ज़न भी है अगर आपने अपडेट्स लेनी है, अगर आपने उसके फर्दर ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको जनरेट प्रेस का पेड वर्ज़न बाय करना पड़ेगा। और मेरी लास्ट सजेशन और मेरा मोस्ट फेवरेट थीम काडेंस, हाईली कस्टमाइजेबल, आप इसके साथ जैसे मर्जी खेल सकते हैं और इसमें हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं प्रोफेशनली। नॉर्मली थीम्स के अंदर मसला ये होता है कि अगर आप उनके साथ ज़्यादा पंगे करेंगे तो अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएंगे या कोई ना कोई उसके अंदर कोई इशू आ जाएगा। कार्डेंस एक ऐसा थीम है जो कि फास्ट लोडिंग है, आप इसको जितना मर्जी कस्टमाइज करें, हैवी नहीं होता और बड़ा सुपर फास्ट और बेहतरीन लेआउट रखने वाला थीम है। कार्डेंस मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगेन फ्री वाला भी मौजूद है, पेड वर्जन भी मौजूद है, आप कोई सा भी यूज़ कर लें जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करें तो वो उसके लिए काफ़ी है। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस या सजेशंस थी मेरी तरफ से और ऊपर मैंने क्राइटेरिया भी बताया था। अगर उस क्राइटेरिया को कोई भी इनके अलावा थीम मीट करता है तो आप हर वो थीम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस थीम को हमने चूज़ करना है और डिफरेंट थीम में से कौन सा थीम बेहतर है। तो अब हम एक थीम चूज़ करके, जो कि मैंने आपके लिए काडेंस थीम चूज़ की है, उसकी अब इंस्टॉलेशन देखते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स देखते हैं और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि उन बेसिक सेटिंग की एडवांस कैसे लेके जाते हैं, उसका होम पेज किस तरह सेट करना है, मेन्यू किस तरह सेट करना है और ओवरऑल एफिलिएट ब्लॉग का होम पेज और बाकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज में डिफरेंस क्या होता है, और ये सारी सेटिंग्स हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमने काडेंस थीम चूज़ किया और उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और साथ ही आपने यहाँ पे लिख देना है काडेंस। काडेंस आपके सामने ये थीम आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काडेंस और इसको आपने इंस्टॉल कर लिया। सो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इंस्टॉलेशन ही काफ़ी नहीं होती, हमने इसको यहाँ से एक्टिवेट भी करना है। तो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हमने फ़ायदा उठाना है। सो कस्टमाइज़ का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर हो गया है थीम्स में। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने थीम की जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं और बेसिक कस्टमाइजेशन है वो आपने यहाँ से परफॉर्म करनी है। सो
थीम्स की कस्टमाइजेशन के सेक्शन में हम पहुंच गए। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव थीम कौन सा है, कैडेंस है, और साथ जनरल सेटिंग्स है। यहाँ पे जनरल सेटिंग में पहली सेटिंग है लेआउट। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। कंटेंट मैक्सिमम विड्थ। सो थीम आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ है पेज की, वो कितनी होगी। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 1290 पिक्सल है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 1290 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी ही बेहतर है। तो साथ है कंटेंट लेफ़्ट राइट एज स्पेसिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्च बार के लेफ़्ट पे भी स्पेस है और इसके राइट पे भी स्पेस है। सो ये एक्चुअली कंटेंट की लेफ़्ट या राइट की एज स्पेसिंग कहलाती है, और ये 1.5 यूनिट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रूट एम है वो 5 है। इसी तरीके से नैरो लेआउट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 842 पिक्सल। सिंगल पोस्ट बॉक्स। सिंगल पोस्ट, जब आप किसी पोस्ट पर, आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज होम पेज पे आप मौजूद हैं और किसी आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, तो जो पेज ओपन होता है वो सिंगल पोस्ट कहलाता है। बॉक्स्ड होना या ना होना ये थीम पे डिपेंड करता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा वर्डप्रेस में, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि आप वर्डप्रेस का जो अलग से कोर्स है वो लें, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा। सिंगल पोस्ट बॉक्स स्पेस 2 रैम। सिंगल पोस्ट बॉक्स शेडो है। यहाँ पे आप शेडो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट बॉक्स बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर उसका राउंड हो, कितने पिक्सल राउंड हो, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्काइव ग्रिड। आर्काइव कौन से पेजेस होते हैं? जो कैटेगरी, टैग, डेट, ऑथर बेस्ड पेजेस होते हैं, वो आर्काइव पेजेस कहलाते हैं। सो आर्काइव पेजेस की सेटिंग भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप देखें कि मोबाइल में थीम राइट नाउ किस तरह दिखेगा, टैबलेट में किस तरह दिखेगा और डेस्कटॉप पे किस तरह दिख रहा है। तो आप यहीं से ही अपने थीम को टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसमें ये थीम किस तरह से नज़र आता है। तो आप वापस आते हैं, साइड बार में जाते हैं। साइड बार एक मेन कंटेंट की आपकी स्पेस होती है और साथ ही आपकी साइड बार होती है। तो साइड बार की विड्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, जो भी हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड बार की विड्थ में टोटल कंटेंट की कितनी हो साइड बार, तो यहाँ पे आपको, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दें तो फाइन है। आप इसको 20% ना भी करें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है। और इस तरह विजेट की स्पेसिंग 1.5 mm है। एनेबल स्टिकी साइड बार। स्टिकी साइड बार क्या होती है कि आप स्क्रॉल करेंगे लेकिन साइड बार जो है ना वो साथ ही साथ स्टिक रहेगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी। सो इसी तरीके से डिज़ाइन के लेआउट में विजेट का जो टाइटल है वो कितने पिक्सल हो, उसका साइज़ क्या हो, उसका स्टाइल क्या हो, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या हो। विजेट के अंदर, विजेट जो एक पोर्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर एक कंटेंट का, उसको विजेट बोलते हैं, नॉर्मली साइड बार में आता है। तो विजेट का जो कंटेंट है उसकी सेटिंग्स भी अलग से दी गई हैं। विजेट की जो टाइटल है उसकी सेटिंग्स भी अलग से यहाँ पे दी गई हैं। लिंक स्टाइल, जो टेक्स्ट उसमें से लिंक हो वो क्या हो, अंडर लिंक ऑन हॉवर, मतलब जब उस पर माउस लेकर जाएं तो वो अंडरलाइन हो जाए, हॉवर करने पे अंडरलाइन हो जाए। लिंक का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइड बार का बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइड बार को जो डिवाइड करता है बॉर्डर, उसको भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह साइड बार की जो पैडिंग है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों के साथ खेलना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप CSS और HTML की जो बेसिक्स हैं उसको ज़रूर लर्न करें। आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। w3schools.com एक वेबसाइट है जो कि आपको ये चीज़ें सिखाएगी कि CSS की प्रॉपर्टीज़, HTML के टैग्स एंड ऑल दैट, ये क्या होता है। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड्स। साइट का ओवरऑल बैकग्राउंड क्या हो, कंटेंट का बैकग्राउंड अलग से आप सेट कर सकते हैं। टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड, टाइटल अबव कंटेंट ओवरले कलर, ये सारी सेटिंग्स आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये पैलेट आप बना सकते हैं ताकि आप 3 डिफरेंट पैलेट्स हों, तो आप एक सिंगल क्लिक पे जिस भी कलर कम्बिनेशन की जो सेटिंग्स होगी उसको अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है जी बटन्स। टेक्स्ट कलर ये है, बैकग्राउंड कलर उनका ये हो, यहाँ से सारी सेटिंग्स आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इनके साथ जितना मर्जी प्ले करें, बट रिमेंबर
कि आप अपनी वेबसाइट का जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, उसको ब्रेक ना कर बैठे। अगर आप इन चीज़ों को टच करेंगे, इनके साथ कुछ चेंजेस करेंगे इनमें, तो अगर आपको ख़तरा है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो सकती है या उसका यूज़र इंटरफेस ख़राब हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि इससे बेहतर है कि फिर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स हो रहने दें, वही बेहतर है। क्योंकि ये फिर मसला करेंगी आपके लिए। टाइपोग्राफी क्या होती है कि आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, कौन कौन से फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टाइल कौन कौन सा हो, उसका साइज़ क्या हो, उसको बोल्ड रेगुलर क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, एनेबल स्क्रॉल टू टॉप आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं कि पब्लिश, कि यहाँ पे अगर स्क्रॉल नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक एरो नज़र आ जाएगा आपको, जिस पर क्लिक करने से हम दोबारा पेज के टॉप पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन भी आप उसको अगेन कर सकते हैं, कलर, बॉर्डर कलर, रेडियस एंड ऑल दीज सेटिंग्स आप इसको टच कर सकते हैं। 404 पेज वो होता है जो आपको बताता है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है abc.com/example। अब अगर कोई बंदा टाइप करता है abc.com/example और एंड वाला ई छोड़ देता है या कुछ मिस्टेक कर देता है, तो वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसको बताने के लिए यूज़र को कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, एक 404 का पेज ट्रिगर होगा और वो अपेयर होगा जो कि ये शो करवा रहा है कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। सो 404 के आप सेटिंग्स देख सकते हैं। कमेंट्स, मूव कमेंट्स इनपुट अबव कमेंट लिस्ट। आप चाहते हैं कि कमेंट जो फॉर्म है टाइप करने वाला वो कमेंट से ऊपर आए, तो आप इसको इनेबल कर दें। अगर आप चाहते हैं नीचे आए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है स्पैमिंग का, कि लोग सिंपली आपकी वेबसाइट पे आते हैं, नेम की फील्ड पुट करते हैं, ईमेल की फील्ड में पुट करते हैं डेटा, और साथ वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करके कमेंट में कुछ भी स्पैम सा लिख के और चले जाते हैं। तो आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। समटाइम्स वो अपेयर भी हो जाते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ये ऑफ पेज एसईओ की एक बड़ी ओल्ड फैशन और ओल्ड स्कूल एक टेक्निक है, लेकिन स्टिल लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड कर देंगे तो वो बंदा अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पुट कर ही नहीं सकेगा और आप बहुत बड़े जो स्पैम है उससे बच जाएंगे। सो ब्रेड क्रम एक्चुअली, चले मैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ फिशिंग रॉड। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है और साथ ही ये साइन आ रहा है और ट्रिपल डॉट है, फिर ये साइनर फिशिंग है। ये ब्रेड क्रम की वजह से है, वरना सिंपल यहाँ पे यूआरएल डिस्प्ले होता। तो ब्रेड क्रम यूज़ करने की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके का आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो ब्रेड क्रम यूज़ करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, नॉट बैड। सोशल लिंक्स, अब आपका जब भी आप वेबसाइट बनाएं, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए तो उसका एक फेसबुक पेज बनाएं, ट्विटर की प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, विमियो, फेसबुक ग्रुप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, कोशिश करें कि जो इसमें से मैक्सिमम आप बना सकते हैं वो बनाएं और उनका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। इससे आपकी जो सोशल प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस। इनेबल लाइट बॉक्स, लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली। यस, अगर गूगल फॉन्ट्स को लोकली होस्ट कर सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इनेबल सीएसएस प्रीलोड, यस इसको भी इनेबल कर दो। इनेबल लाइट बॉक्स, इसको भी इनेबल कर दो और पब्लिश कर दो। सो ये बेसिक सी कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें हमने जनरल सेटिंग्स दी। अभी हेडर में हम जाते हैं। हेडर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लोगो पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल की। अगर आपके पास कोई लोगो बनाया है तो उसको अपने पास सेव कर लें और यहाँ से उसको अपलोड कर लें। मेरे पास एक डमी सा कोई लोगो है, इमेज फाइल, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। वो मुझे कहता है जी आप इसको क्रॉप करें, बल्कि स्किप क्रॉपिंग करते हैं और इसको एज इट इज़ जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो लोगो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। अगर आप उसकी विड्थ हाइट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि तकरीबन 80 पिक्सल पे वो फिट आ रहा है, तो बस 80 पिक्सल पे ही काफ़ी है। अगर साथ देखेंगे लोगो एंड टाइटल भी आप देख रहे हैं, माई ब्लॉग भी आ रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ लोगो शो हो, माई टाइटल शो ना हो, या लोगो, टाइटल एंड प्रॉपर टैग लाइन भी शो करवाना चाहते हैं आप
तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए लोगो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखते हैं साइट आइकन। साइट आइकन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको आपने चूज़ किस तरीके से करना है, आप गूगल पे जाएं, FAV आइकन जनरेटर लिखें, फैव आइकन जनरेटर। आप यहाँ पे क्लिक करें, अपना जो लोगो आपने अभी बनाया था उसको चूज़ करें और यहाँ से आपका जो फैव आइकन है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जनरेट योर फैव आइकन्स एंड HTML कोड। यहाँ से आप फैव आइकन के पैकेज को डाउनलोड करेंगे, इस जिप को अपने पास एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें जो और दोबारा अपनी वेबसाइट पे आएंगे, सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने अपलोड किया है, तो अभी जो हमने डाउनलोड किया है उसमें जाके फैव आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे साइट आइकन को आप अपने लोगो को जाके गूगल में लिखेंगे फैव आइकन जनरेटर, आप वो फाइल अपलोड करेंगे जो भी आपने लोगो बनाया था, वो आपको फैव आइकन जनरेट करके देगा, उसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे वही जो आपने डाउनलोड की होगी अपनी फैव आइकन वाली फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फैव आइकन आप देख सकते हैं कि टॉप की जो बार होती है यहाँ पे वो शो होता है, इसको फैव आइकन बोलते हैं। तो आप इसको पब्लिश करेंगे, आपने जो भी सेटिंग्स की हुई हैं वो पब्लिश हो जाएंगी। साथ ही चलते हैं फुटर पे। फुटर की नेविगेशन, विजेट्स एंड ऑल दैट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप कॉपीराइट का कोई भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप फुटर में जाएं, डिज़ाइन में जाएं, की फुटर ऑन बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड ऑल दैट। इस तरीके से फुटर की सेटिंग ये आपके वेब पेज के जो बिल्कुल बॉटम होता है उसकी सेटिंग्स होती हैं। पेज का लेआउट, अगेन इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसके अंदर फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का वेट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अबव कंटेंट, इन कंटेंट, स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट, सिंगल ब्लॉग लेआउट, शो पोस्ट टाइटल, यस शो बिल्कुल पोस्ट टाइटल करो जी। अब अगर उसको इस तरह दिखाना है तो यहाँ कर दो। स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, कंटेंट, इट्स अप टू यू। पोस्ट टाइटल अलाइन, अलाइन नॉर्मल इसकी अलाइनमेंट रहने दें और यहाँ पे शो क्या क्या करे जी, ब्रेड क्रम्ब, कैटेगरीज, टाइटल, मेटा एंड एक्सर्ट शो कर दे। डिफ़ॉल्ट पोस्ट लेआउट ये है, आप पोस्ट की लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। साइड बार भी इसके अंदर ये शो होगी, साइड बार 1 की सेटिंग या साइड बार 2 की सेटिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसकी मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो वर्डप्रेस है नहीं, इसलिए आपको बेसिक सी सेटिंग में आप समझा रहा हूँ कि आपने इन सेटिंग्स को इसी तरीके से ही आपने रखना है। पब्लिश कर दें, वापस आ जाते हैं। इसी तरह सर्च रिजल्ट्स की सेटिंग्स, जो सर्च रिजल्ट वाला पेज होगा, वेबसाइट की सर्च रिजल्ट, ये बात याद रखने वाली है। साइट की आइडेंटिटी ऑलरेडी हो गई। मेन्यूज़, आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मेन्यू शो हो। सबसे पहले आप बल्कि ये भी हम इंशाल्लाह भी जल्दी करते हैं, विजेट्स और एडिशनल CSS। अगर आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एडिशनल कास्केडिंग स्टाइल शीट की ज़रूरत है तो आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो वाला कोड आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिक थीम की इंस्टॉलेशन थी और बेसिक सी सेटिंग्स थी। हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली देखेंगे कि इसको एक फुल फंक्शनल वेबसाइट में किस तरह डालना है। तो स्टे ट्यून्ड। द टाइम हैज़ नाउ कम कि हम अपने कंटेंट को जो हमने अभी लिखा उसको एक्चुअली वेबसाइट पर पोस्ट करें और उसको लाइव करें। पोस्ट को लिखने के लिए, चूँकि अभी हमने गूगल डॉक्स का यूज़ किया था अपने कंटेंट को लिखने के लिए, तो वहाँ से हमने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट करना है। वो पोस्ट करने के लिए जो करंटली हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग एक ब्लॉक एडिटर है जिसके अंदर 15 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं जो कि हमको सिंगल क्लिक पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं।
आज से कुछ साल पहले, मे बी 2018 से पहले, क्लासिक एडिटर यूज़ होता था जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन एडिटर था, जो कि टाइनी MCE का एडिटर था। सो उसके बाद वर्डप्रेस ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा पेज बिल्डर्स की भरमार हो रही है, वर्डप्रेस की पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए लोग पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको बिल्ट इन ही यूज़र्स के लिए दे दें ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पेज बिल्डर की ज़रूरत ना पड़े और एक्स्ट्रा बर्डन भी वेबसाइट पर ना पड़े और वो लाइट वेट ही रहे। सो इस मकसद के लिए गुटेनबर्ग का इस्तेमाल आम होने लगा। सो अभी हम देखते हैं कि हमें गुटेनबर्ग यूज़ करना चाहिए या क्लासिक एडिटर यूज़ करना चाहिए। सो इसको हम पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है गुटेनबर्ग में। जो क्लासिक एडिटर है वो थोड़ी सी ओल्डर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करता है। सो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गुटेनबर्ग इज़ फास्टर देन क्लासिक एडिटर। सेकंड आता है सिक्योरिटी। अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासिक एडिटर में जो वल्नरेबल कोड है उसको किसी ना किसी तरीके से एम्बेड किया जा सकता है, वाइल गुटेनबर्ग को अगर हम देखें तो ये फूल प्रूफ है, सिक्योरिटी वाइज बेटर है क्लासिक एडिटर से। सो अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुटेनबर्ग को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुटेनबर्ग का है वो है पोस्ट को डिज़ाइन करने में। क्लासिक एडिटर में सिंपल क्लासिक एडिटर था जिसके अंदर बेसिक से बटन्स होते थे, जिस तरह भी हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में, उसी तरह के बटन्स होते थे सिंपल वाले, और उस तरीके से हम अपनी पोस्ट को पूरा डिज़ाइन करते थे जो कि ऑलरेडी एक हेक्टिक सिनेरियो बन जाता था। तो गुटेनबर्ग ने हमें बिल्कुल ईज दे दी कि आप जस्ट ब्लॉक जो भी आपको चाहिए, अगर आपने कंपैरिजन टेबल बनाना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, आपने इमेज पुट करना है, इस तरह के मतलब दर्जन से ज़ायद ब्लॉक्स दे देता है। उसको यूज़ करते हुए हम बहुत ही कम टाइम में अपने आर्टिकल की जो पोस्ट उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको ऑसम तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जब क्लासिक एडिटर बहुत ज़्यादा यूज़ में था तो उसमें जो कम्प्लेक्स फीचर्स थे उनको यूज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि गुटेनबर्ग एडिटर में हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स पर इन्हिसार कम से कम हो गया है। तो अब हम गुटेनबर्ग को सिर्फ यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और अल्टीमेटली अभी हम हमारा ऑलमोस्ट जो कंक्लूजन है वो यही है कि बजाय क्लासिक एडिटर पे वापस जाने के आप गुटेनबर्ग पे ही काम सीखें। और गुटेनबर्ग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पेज बिल्डर्स का अल्टरनेटिव है, और अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो गुटेनबर्ग के भी आपको बहुत सारे इवन गिग्स और एज अ सर्विसेज बहुत कुछ मिलेगा। और अभी हम देखते हैं कि गुटेनबर्ग को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं, और उसकी बेसिक सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज हम देखते हैं गुटेनबर्ग बेसिक्स। तो इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपने ऑसम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टनिंग पेजेस बना सकते हैं जो कि डेफिनेटली यूज़र की जो अटेंशन है उसको गेन करेंगे, और डेफिनेटली जब यूआई हमारा बेहतर होगा उसके नतीजे में यूएक्स बेहतर होगा, यूएक्स बेहतर होगा तो अल्टीमेटली हमें रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। सो आपने यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे आना है, वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर आपने ये नेक्स्ट करना है। ये आपको बता देता है मेक ईच ब्लॉक योर ओन, गेट टू नो द ब्लॉक लाइब्रेरी। ब्लॉक लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लॉक्स मौजूद हैं। लर्न हाउ टू यूज़ द ब्लॉक एडिटर। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हेयर इज़ अ डिटेल्ड गाइड, आप इसको डिटेल्ड तौर पर भी ब्लॉक एडिटर को जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके सो हमने पोस्ट का टाइटल ऐड करना है। लेट्स सपोज 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड रील्स 2023 लेट्स सपोज। अब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम जस्ट उसको टेक्स्ट मैंने अभी कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा इसी कंटेंट को अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहीं से एक सादा से तरीके से कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इनलाइन इमेज का ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट आएंगे, एंटर करेंगे तो एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लें कि पैराग्राफ का ब्लॉक है। इमेज, अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज का ब्लॉक लगा सकते हैं।
हेडिंग अगर आपने यहाँ पे लिखनी है तो हेडिंग का ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस या एक पूरी गैलरी यहाँ पे शो करवानी है तो गैलरी। लिस्ट, अगर आप लेट्स सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसके आप फीचर्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिस्ट का जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। कोट, अगर आपने किसी की सेइंग को कोट करना है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने कोटेशन में लिखना है तो आप कोट का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज ऑल पे क्लिक करूँगा ताकि मेरे सामने सारे ब्लॉक्स आ जाएं जिनको मैं अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकता हूँ। प्री फॉर्मेटेड टेबल, आप टेबल भी बना सकते हैं। देखिए हमने जिक्र किया था कंपैरिजन टेबल्स का जो कि एफिलिएट के आर्टिकल में या एफिलिएट की पोस्ट में एक ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो अगर आपने टेबल बनानी है तो आप यहाँ से टेबल चूज़ करेंगे और आप टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट का नाम लिखें, आगे उसका फीचर लिखें, आगे उसकी डायमेंशन लिखें, जो भी आपके लिहाज से चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह वर्ड्स है, इमेज, ऑडियो आप यूज़ करना चाहें, फाइल अगर आपने एम्बेड करनी है। इसी तरीके से डिज़ाइन के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास ब्लॉक्स मौजूद है। बटन, आपने बटन पे क्लिक करवाना है, चेक प्राइस का बटन पे बनाना है या जिस पे क्लिक करके आपका यूज़र अमेज़न पे या जिनके आप एफिलिएट हैं उनकी वेबसाइट पे लैंड करवाना चाहते हैं तो वो बटन बड़ा कैची होना चाहिए। देखिए लेट्स सपोज हमारा 5000 वर्ड्स का आर्टिकल है, अब उसमें हमने अपने बटन को इतना कैची और इतना नुमाया करना है कि हमारा जो यूज़र है, जो रीडर आएगा हमारी वेबसाइट पर, उसकी पहली अटेंशन उस पे जाए और उस पे क्लिक करे। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी होती है कि आपने कौन से कंटेंट को बिल्कुल क्लियर करना होता है और यूज़र को दिखाना होता है कि यूज़र उस पे एक्शन ले, और कौन से कंटेंट को आपने थोड़ा सा लो समझ ले ग्रेड रखना होता है ताकि यूज़र उस पे एक्शन ना ले, आपकी जिस पे एक्शन करवाना चाहते हैं उस पे क्लिक करे। सो बटन्स बड़े खूबसूरत होने चाहिए, ऑसम होने चाहिए। इस तरह कॉलम्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो 2 कॉलम से डिवाइड हो, इसका यूज़ केस ये भी हो सकता है कि एक कॉलम में आप इमेज यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे कॉलम में उसी इमेज की जो है डिटेल शो करवाना चाहते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप मल्टीपल रोज लगाना चाहते हैं, मोर का बटन लगाना चाहते हैं, या पेज ब्रेक देना चाहते हैं, सेपरेटर बनाना चाहते हैं, स्पेसर बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, विजेट्स भी आपको इंटीग्रेट करने की सहूलत दे दी गई है। अगर आप अपनी वेबसाइट की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, तो आप ये चूज़ करेंगे, योर साइट डज नॉट हैव एनी पोस्ट, देयर इज नथिंग डिस्प्ले एट द मोमेंट। सो यहाँ पे अगर आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं और उसके अंदर पोस्ट होती तो यहाँ पे उनकी लिस्ट को वो शो करवा देता। अभी चूँकि हमारी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर नहीं सकते। कस्टम HTML का कोड अगर आप एज इट इज़ शो करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स विद इन योर पोस्ट शो हों तो आप ये लेटेस्ट पोस्ट का जो ब्लॉक है ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सोशल आइकन्स, आप चाहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जो बटन्स हैं वो आपके कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट हों तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सर्च बार शो करवाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई सर्च करना चाहता है कि आपका फ़लाँ पेज सर्च करके उस तक पहुँचना चाहता है तो आप सर्च का एडिटर, ब्लॉक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से थीम है, नेविगेशन, साइट लोगो यूज़ करना चाहते हैं, साइट टाइटल यूज़ करना चाहते हैं, पोस्ट की लिस्ट शो करना चाहते हैं, पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज यूज़ करना चाहते हैं, या पोस्ट का कोई कंटेंट यूटिलाइज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आप ब्लॉक्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एम्बेड्स पे आ जाएं। अगर मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब की किसी वीडियो को एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा URL को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एम्बेड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आपको बेसिक्स का आइडिया देना था कि गुटेनबर्ग के जो बेसिक्स हैं और उनमें बेसिक्स में यही ब्लॉक्स हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को ऑसम और आई कैचिंग बना सकते हैं। सो इसको मज़ीद फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।